कृपाराम की ढाणी से लेकर विधानसभा के सदन तक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक, इस दौरान आपने एक भी चुनाव नहीं हारा। आपकी जो लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान से लेकर के और विधायक का भी कोई चुनाव रहा हो। देखिए, मैं एक छोटे से गांव में कृपाराम जी की ढाणी में जन्मा। मेरे पिताजी टीचर थे, तो मुझे पढ़ने का मौका मिला और मैंने मेरी शिक्षा दीक्षा पहले ग्राम भारती विद्यापीठ कोठहरी से की 10वीं तक। फिर मैं 11वीं सुजानगढ़ और फिर मैं फर्स्ट ईयर से लेकर के सीकर आ गया था। तो मैं NSUI से फर्स्ट ईयर में आते ही जुड़ गया था और NSUI यूथ कांग्रेस, जो हमारे कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे जुड़ा रहा। और फिर मैं 89 में वकालत मैंने शुरू कर दी। तो वकालत करते करते मैं संगठन में सक्रिय रहा। कांग्रेस कमेटी का सचिव भी बना और जिला कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी भी बना। तो इसी दौरान 2004 दिसंबर में जो पंचायत राज के चुनाव आए, उसमें सबसे पहले मैंने पंचायत समिति का चुनाव कांग्रेस की टिकट के ऊपर लड़ा और पंचायत समिति मेंबर के रूप में मैं जीत करके और फिर मैं जनवरी 2005 में पंचायत समिति का प्रधान बना। लेकिन इलेक्टरल रोल में MLA के रूप में इसलिए नहीं आ सके कि मेरा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र रिजर्व था, वहाँ SC की सीट रिजर्व थी। और प्रधान बनने के बाद में 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले 2008 के इलेक्शन आए और उससे पहले डिलिमिटेशन हो गया, तो जनरल सीट हो गई। और जनरल सीट होने पे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, जनता ने आशीर्वाद दिया लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने, और मैं 2008 में पहली बार MLA बना। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में मैंने वकालत नहीं की एक दिन भी, और 3 चुनाव लगातार लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे करके यहाँ तक भेजा। मैंने पार्टी का काम भी किया, संगठन के साथ साथ मैं 2009 में जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस कमेटी का बन गया। फिर जिलाध्यक्ष रहते रहते ही मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी बन गया। फिर सेकंड टाइम जब मैं चुनाव जीता तो राज BJP का था। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 21 विधायक 21 आए थे हम, फिर 24 हो गए। मैं चीफ व्हिप था, मुझे मौका मिला और मैंने जो भी जनता के मुद्दे थे उन सबको मैंने बड़े ज़ोरदार ढंग से मेरे साथियों के साथ लेकर के उठाने का काम किया। तो जनता में एक अच्छा परसेप्शन गया और मुझे 2016 के रूप में बेस्ट MLA का अवार्ड भी उस वक्त जो कमेटी थी, कैलाश मेघवाल जी और वसुंधरा राजे जी और राव राजेंद्र सिंह जी, प्रदुमन सिंह जी, ये लोग कमेटी में 6 लोग थे, तो उन्होंने इसका भी चयन किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब आया उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो उसमें 2012 में आप गुजरात इलेक्शन में AICC के कोऑर्डिनेटर रहे। 2017 के MCD दिल्ली के चुनाव में आप AICC के ऑब्जर्वर थे और उसी साल UP इलेक्शन में आगरा सीट पर भी आप ऑब्जर्वर रहे। प्लस सेंट्रल लीडरशिप का भी आप पर पूरा भरोसा है। देखिए, मैं जब पहली बार MLA बना था तो 2008 में मैं चुनाव जीता। 2009 में ही मुझे राहुल गांधी जी ने वहाँ पर कॉल किया था। हम पूरे देश से 6 लोग थे। अब हो सकता है दूसरे बैच में कितने लोग होंगे मुझे पता नहीं। उस वक्त आधा पौन घंटे तक राहुल गांधी जी से 1 to 1 हमारी बात हुई थी। और उसके बाद में समय समय के ऊपर जो संगठन के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी जाते हैं, उनसे संगठन के लोगों की रिपोर्टें वहाँ पर AICC हमारा आला कमान लेता रहता है। और वो उनके पास में जो भी जिस किसी का भी जो है वो योगदान पार्टी के लिए रहता है, संगठन के लिए रहता है, वो योगदान वहाँ दर्ज होता रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जो अच्छा काम करता है, जो अनुशासन में रह करके काम करता है, तो सेंट्रल लीडरशिप उसको पूरी तरीके से जो है वो सीरियस लेती है और उसको जिम्मेदारियां देती है। और जो पिछले 5 साल का जो हमारा कार्यकाल था, उसकी तो जब हम बीच बीच में दिल्ली जाते थे तो हर केंद्रीय नेतृत्व में जो AICC में हमारे जो दिग्गज नेता बैठते हैं, वो सभी इस बात की चर्चा करते थे। तो CP जोशी जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे दीगर जितने भी नेता हो, अविनाश पांडे जी भी थे, उनकी भी बहुत अच्छी भूमिका रही। क्योंकि यही लोग होते हैं जो दिल्ली में आला कमान तक जो अच्छा काम करते हैं उनकी बातें पहुंचाते हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है, कोई ऐसा नहीं है मेरे साथ ही हुआ। तो उसको पार्टी आला कमान पूरा वॉच करता है और वॉच करने के बाद में जहाँ जिसको जो जिम्मेदारी देनी होती है वो जिम्मेदारी वो देते हैं। लोटासरा जी, उसी क्रम में आप आज PCC चीफ बने हुए हैं, बीच में मंत्री भी रहे हैं।
आपको जब पीसीसी चीफ बनाया गया था तो वो पार्टी का एक ऐसा दौर था जब असंतोष काफ़ी मुखर था, इसको बगावत भी कहा जा सकता है। तब आपको जब पीसीसी चीफ बनाया गया था वो कैसे हुआ? क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से जो 5 लोगों का पैनल वहाँ गया था उसमें तो आपका नाम था ही नहीं। देखिए, पैनल गया नहीं गया मुझे कोई पता नहीं रहता, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पार्टी नेतृत्व जब कोई परिवर्तन करता है तो सब चीज़ों को देखता है। वो पार्टी का कौन लॉयल है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन किस तरीके से बेबाकी के साथ में विपक्ष के खिलाफ मुद्दे उठाता है, और कौन किस तरीके से जनता से जुड़ाव रखता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पार्टी आलाकमान के पास में होती हैं। फिर जो वरिष्ठ नेता होती हैं उनसे भी चर्चा विचार विमर्श होता है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वो इंचार्ज भी अपनी रिपोर्टें देता है। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ें देखने के बाद में पार्टी आलाकमान पूरी तरीके से वो निर्णय लेता है। और मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे 15 साल की राजनीति में ही मेरे जैसे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति को अगर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है तो मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो कौन पैनल लाता है कौन नहीं लाता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे ध्यान में नहीं किसने दिया होगा नहीं दिया होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि हम सब विधायक दल की बैठक में बैठे थे और अचानक मेरे पास एक मैसेज आता है और मुझे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उस टाइम अविनाश पांडे जी बाहर बुला के कहते हैं कि आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त हमारे लोगों के साथ चलना है। तो मुझे लगा कि हाँ कोई जिम्मेदारी अपने को और दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अचानक हुआ, लेकिन पार्टी ने बहुत सोच समझ के किया होगा ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा निर्णय पार्टी यूं ही चलते में नहीं करती है, उसके सारे फीडबैक लेकर के सारी चीज़ें देख करके ही निर्णय लिया जाता है। डॉक्टर सराज जी, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आई थी उस वक्त भी आपकी बहुत तारीफ हुई है, आपके काम की सबकी। देखिए, इस तारीफ को किस तरीके से मैं देखते हैं? एक्चुअली संगठन का आदमी हूँ और मेरे एक स्वभाव में है कि मैं जो काम करता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े अनुशासन के साथ में और पूरी लगन के साथ में करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, उनमें जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनका विजन है पूरे देश को साथ लेकर के देश की समस्याओं को जब लोकसभा और राज्यसभा में नहीं उठाने दिया जा रहा है, और राहुल गांधी जी का जो समर्पण और जो उनका एनर्जी लेवल और जो देश के लिए उनका जो यात्रा थी, तो मैं समझता हूँ हम सब में कॉन्फिडेंस आ गया और हम सब ने ईमानदारी के साथ में, मैं तो 21 दिन उनके साथ में चला, जबकि मैं ज़िंदगी में कभी पैदल नहीं चला। 104 किलो मेरे में उस वक्त वजन था और आप समझ सकते हो कि कभी जो आदमी पैदल नहीं चले, 10-5 दिन पहले प्रैक्टिस जरूर की होगी। लेकिन राहुल गांधी जी को देख करके हमें लगा यार जब राहुल गांधी जी ऐसा कर रहे हैं तो हमको ये तो 6 महीने तक यात्रा करेंगे 4000 किलोमीटर और हम तो 500-550 किलोमीटर ही करनी है। तो वो जो उनका जो प्रेरणा थी उनके जज्बे की से जो हमको मिली, उससे हमने पैदल यात्राएं की और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ में कोऑपरेट किया संगठन को। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की थी, तो उन्होंने कहा संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो संगठन तभी कर पाता जब सबका सहयोग मिलता है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जो लोग कहते हैं कि भाई राजस्थान की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली थी वो बहुत ही ऐतिहासिक थी और पूरे हिंदुस्तान में जो निकली उसमें जो लोगों का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा, राजस्थान में नंबर 1 था। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये जो हमने किया वो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, लेकिन हमारे कांग्रेस के तमाम लीडर और तमाम लाखों कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं उनको ये श्रेय देना चाहता हूँ जो बेस्ट हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली उसका। नेतृत्व और कार्यकर्ता के बारे में भी बात करेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे और सभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया ने पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कनबा सीट पर वही वगेरी और देवड़ा बड़ा पंचायत के सरपंच पद के लिए 49 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है।
सीकर जिले के धोत थाना इलाके में पानी के हौद में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों बहनों के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। डूंगरपुर के सुभाष नगर में बीती रात अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़े 3 भारी वाहनों से 35,000 रुपए कीमत का करीब 3,500 लीटर डीजल चुरा कर ले गए। वाहन मालिक को सुबह घटना का पता चला। दौसा के बांदीकुई में 10वीं की छात्रा के द्वारा सुसाइड किए जाने के बाद परिजनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक स्कूल से लौटने पर छात्रा अपने कमरे में गई, काफी देर तक बाहर नहीं आई। जब परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो वो फंदे से लटकी हुई थी। दानपुर थाना क्षेत्र के रुजिया गांव में एक महिला खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान महिला को करंट लग गया। इससे परिजन एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां महिला का उपचार कर वार्ड में भर्ती किया गया। राजसमंद जिले की खमनोर थाना पुलिस ने 2 महीने पहले रास्ता पूछने पर हुए विवाद के बाद जानलेवा हमला करने के आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। कोटपुतली के चाकसू इलाके के अजमेरीपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यहां मतदान के लिए 3 पोलिंग बूथ बने हैं। वहीं वोटिंग को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। करीब 2310 मतदाता सरपंच पद के लिए वोट कर रहे हैं। दौसा में भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस दौरान बीजेपी जिला संगठन में 7 जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री मनोनीत किए गए। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही। श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी। डोटासरा साहब, आप कांग्रेस के परिवार के राजस्थान में मुखिया हैं। पार्टी और परिवार के लिए जो कार्यकर्ता होता है वो ही एक सबसे बड़ा एसेट होता है, और सत्ता और संगठन में जो तालमेल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर क्या धरातल पर नज़र आ रहा है, और क्या जो मंत्री हैं वो आपके कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं? देखिए, जो सत्ता आती है तो वो संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल के ऊपर आती है, और सत्ता आने के बाद में जो सत्ता सरकार काम करती है, जो योजनाएं लाती है, जो धरातल पे लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ दिलाने के लिए कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। और संगठन जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है उसको नीचे तक लेके जाए, जो सरकार ने अच्छा बजट दिया है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको लेकर के लोगों को, आम लोगों तक ले जा करके उसका लाभ आम लोगों को दिलाए, ये हमारा काम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता और संगठन में तो 101% आपस में तालमेल होना ही चाहिए। अगर सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होगा तो संगठन किसके लिए काम करेगा, कौन सी योजनाओं को आगे पहुंचाएगा? वो सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगा। और संगठन अगर सत्ता के साथ नहीं रहेगा तो सत्ता कैसे आएगी? तो मेरा ऐसा मानना है, और होना भी यही चाहिए, कि संगठन मेहनत करे, सत्ता लाए, और फिर सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में उस सरकार से जो योजनाएं हैं उनका लाभ, जो बजट का लाभ है, मिलना चाहिए जनता को, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे के लेवल तक, गरीब तक वो चीज़ पहुँचे। ये चीज़ होनी चाहिए, ये हमने अच्छी तरीके से किया है। लेकिन मंत्री जो भी होते हैं वो संगठन के माध्यम से, जब सरकार बनती है तो संगठन जो भी कायम दायित्व देता है उनको, तो वो सरकार के साथ साथ संगठन का काम भी करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जब भी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इनकी ड्यूटीज लगाई, जन सुनवाई के लिए की, तो सारे मंत्री आए। और जब भी संगठन की तरफ से हम एआईसीसी कोई कार्यक्रम देती है या पीसीसी कोई कार्यक्रम देती है, तो एमएलए को, मंत्रियों को जब हम जो भी ड्यूटी देते हैं वो ईमानदारी के साथ में वो निभाते हैं। तो ये सब चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि जब सत्ता और संगठन का समन्वय होगा तभी वास्तविक जो लाभ है सरकार के माध्यम से, बजट का जो मिलना चाहिए अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को, तो वो मिल पाता है। तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं रही कि कोई मंत्री ने जन सुनवाई नहीं की हो या मंत्री ने कार्यकर्ताओं को नहीं सुना हो, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता ही है जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और वो ही सरकारें बनाता है, वही नेता चुनता है। हम सब लोगों जो यहाँ आज कोई 3 बार जीत गया, कोई 4 बार जीत गया, कोई 1 बार जीत गया, तो उनको बनाने वाला कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता को तो सरकार हो चाहे संगठन हो, उसको तो सर्वोपरि मानना ही चाहिए और मानते भी हैं।
तो अब आपके रोल की बात करते हैं कि अभी भी आपके कुछ विधायक हैं जो अभी भी पार्टी का अनुशासन तोड़ते रहते हैं, खिलाफ बयान देते रहते हैं। कई तो विधायक हैं वो मंत्रियों के खिलाफ भी देते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पीसीसी चीफ खुले में तो कुछ नहीं कहते, तो वो किस तरह से इस अनुशासन को बनाए रखते हैं? देखिए, किसी भी परिवार हो चाहे पार्टी हो, उसमें अनुशासन सर्वोपरि होता है। अनुशासन जिस घर में नहीं हो, जिस पार्टी में नहीं हो, उसको नुकसान तो होता है। ये राजनीति में एक विडंबना कहिए, ये चाहे कुछ भी कमी कहिए, कि जब राजनीति में व्यक्ति रहता है और जब जनप्रतिनिधि जनता बना देती है, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी आ जाती हैं जिसके माध्यम से वो मीडिया के माध्यम से बाहर करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो पार्टी को भी नुकसान करती हैं, ऐसी बातें जो पार्टी विरोधी होती हैं या एक दूसरे के खिलाफ की होती हैं, और वो उसको खुद को भी नुकसान देती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को तो नुकसान नहीं होगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा तो, लेकिन पार्टी को नुकसान हो जाएगा या मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। ये चंद सेकंड के लिए, चंद एक दो दिन के लिए, एक घंटे के लिए, या मेरे इतने व्यू मिल गए, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है। वो उसको खुद को भी नुकसान कर रही है और पार्टी को भी नुकसान कर रहा है। जब खुद को और पार्टी दोनों को जो चीज़ नुकसान करती है, तो मेरा ऐसा मानना है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हो तो पार्टी आपके लिए बहुत महत्व रखती है, महत्वपूर्ण है। और पार्टी ठीक रहेगी तो आपका जो कमी खामी आप में कुछ व्यक्तिगत रूप से आई है तो उसको पूरा कर देगी। लेकिन अगर पार्टी डैमेज हो गई तो व्यक्ति उस पार्टी को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अब व्यक्ति है, व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो किस तरीके से किसको लेता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी कोई तकलीफ है तो आप अंदर में अपनी पार्टी में या अपने पार्टी के मुखिया को, या दिल्ली, या फिर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से कोई तकलीफ है तो मंत्री को आप जाकर के कहिए। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से अगर पार्टी को डैमेज वाला कोई बयान देता है, चाहे वो गोविंद डोटासरा हो या चाहे कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। और जब पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहा है तो उसको उस सिंबल लेने का कोई हक नहीं है। रामेश्वर डूडी और गोविंद मेघवाल दोनों की जो लड़ाई है, उनों की जो अदावत है, वो बरसों पुरानी है, जग जाहिर है। और आप ही का प्रयास रहा है कि वो बर्फ कुछ पिघलती सी दिखाई दी है पिछले दिनों। देखिए, दो चीज़ें, एक मनभेद, एक मतभेद। अगर मतभेद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर बैठ करके किसी भी क्षण उसको ठीक किया जा सकता है और उनको आपसी समझ बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर मनभेद हैं तो उसको आप दूर नहीं कर सकते। तो मैंने जैसा पाया कि डूडी जी और जो गोविंद मेघवाल जी हैं, उनमें मनभेद नहीं है, मतभेद थोड़ा बहुत चलता रहता है। चाहे वो साले मोहम्मद जी और रूपाराम जी का भी हो, ये भी मतभेद नहीं, मनभेद नहीं था, मतभेद था। तो उनको भी हमने जो 1 to 1 हुआ था तब सभी, जो रंधावा साहब भी बैठे थे, सीएम भी बैठा था, मैं बैठा था, तो हमने सबने आग्रह किया था कि आप दोनों अच्छा काम कर रहे हो तो आप दोनों मिलकर के करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने भी पहल की है, एक जगह बैठे हैं, सब किया है। और डूडी जी और गोविंद मेघवाल जी भी बैठे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। ये उनके स्वयं के हित में भी है, पार्टी के हित में भी है, और आम जनता जो हमको जनप्रतिनिधि चुनती है और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो पार्टी के लिए काम करता रहता है, दिन रात खून पसीना एक करके हम सबको जिताता है, उनके पक्ष में भी, उनके हित में भी है। तो निश्चित रूप से देखिए, इसको पार्टी का लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। अच्छा, रामेश्वर डूडी जी सीएम जाट बने, इसके पक्ष में बार बार बोलते हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है, उससे तो हम किसी को ये नहीं मान सकते कि तुम्हारा व्यक्तिगत विचार ये क्या है। लेकिन हमारे कांग्रेस में परंपरा है कि विधायक जीतने के बाद में पार्टी आलाकमान उनकी राय शुमारी करता है और उसके बाद में जो पार्टी आलाकमान तय करता है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है। और ये वर्षों से परंपरा होती आ रही है। कभी कभार पार्टी पहले डिक्लेयर कर देती है तो वो पोजीशन तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीतते हैं तो उसमें हमारा व्यक्तिगत विचार क्या है वो पार्टी के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता। पार्टी क्या कहती है वो हमारे लिए मानना अनिवार्य है, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी और संगठन पे हम आपसे और बात करेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे और सभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया ने पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कनबा सीट पर वही वगेरी और देवड़ा बड़ा पंचायत के सरपंच पद के लिए 49 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सीकर जिले के धोद थाना इलाके में पानी के हौद में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों बहनों के शवों का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। डूंगरपुर के सुभाष नगर में बीती रात अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़े 3 भारी वाहनों से 35,000 रुपए कीमत का करीब 3,500 लीटर डीजल चुरा कर ले गए। वाहन मालिक को सुबह घटना का पता चला। दौसा के बांदीकुई में एक 10वीं की छात्रा के द्वारा सुसाइड किए जाने के बाद परिजनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक स्कूल से लौटने पर छात्रा अपने कमरे में गई, काफी देर तक बाहर नहीं आई। जब परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो वो फंदे से लटकी हुई थी। दानपुर थाना क्षेत्र के रुजिया गांव में एक महिला खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान महिला को करंट लग गया। इससे परिजन एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां महिला का उपचार कर वार्ड में भर्ती किया गया। राजसमंद जिले की खमनोर थाना पुलिस ने 2 महीने पहले रास्ता पूछने पर हुए विवाद के बाद जानलेवा हमला करने के आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। कोटपुतली के चाकसू इलाके के अजमेरी ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात आप देख रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी। पीसीसी चीफ बनने के बाद जो संगठन की मजबूती है उस पर आपका फोकस है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है, ये जो विस्तारक है, बूथ इकाइयाँ हैं, इनकी टक्कर में आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से संगठन नीचे के लेवल से अगर बनता है और ऊपर तक पूरा संगठन होता है तो कार्यकर्ताओं को महत्व भी मिलता है, उनको जिम्मेदारी भी मिलती है और वही जिम्मेदारी और जो कार्यकर्ताओं को महत्व देने के कारण से ही वो लोग मेहनत करते हैं। तो हमने जो 19 लाख जो हमारे डिजिटल मेंबर बनाए थे, तो उस वक्त हमने पीओसी नियुक्त किए थे, बूथ इनरोलर नियुक्त किए थे और मजबूत लोगों को हमने बनाया था और उसी से हमने 19 लाख का आंकड़ा छुआ था। तो हमने बूथ इकाइयाँ पहले से बना रखी हैं, ब्लॉक के हमने बना दिए हैं। 200 से ज़्यादा के जो है ब्लॉक की कार्यकारिणी भी हमारी बन चुकी है और हमने पहली बार प्रयोग किया है कि मंडल कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष बनाए हमने और मंडल की कार्यकारिणी। तो मंडल अध्यक्ष भी हमने 2200 बनाने थे, 2000 के लगभग बना दिए हैं, कोई 100-200 1-2 दिन में बन जाएंगे। तो इनकी 31 की कार्यकारिणी बन रही है, हमारी बन चुकी है। जितने मंडल बने हैं उसकी कार्यकारिणी बन चुकी है। फिर अब हम फोकस कर रहे हैं ग्राम पंचायत इकाइयों पे। ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष और 20 उसके जो पदाधिकारी होंगे और बूथ में 11-11 के जो है वो बूथ इकाई होगी। तो बूथ इकाई हमारी बन चुकी, ग्राम पंचायत इकाई अब हमारी बन रही है, मंडल इकाई हमारी लगभग 2000 के लगभग की बन गई और ब्लॉक के 35 ब्लॉक अध्यक्ष और रहे हैं और 13 जिलाध्यक्ष हमारे बन चुके हैं। बाकी के जिलाध्यक्ष जो है वो हमारे नहीं बने क्योंकि चुनाव आ गए थे बीच में, जो संगठन का इलेक्शन आ गया था और फिर आपने देखा होगा कि प्रभारी भी रंधावा साहब आ गए माकन साहब की जगह। तो ये सारी परिस्थितियां रही क्योंकि जो जिलाध्यक्ष होता है वो हमें एआईसीसी जो देती है। 39 या 42 हमने पहले पीसीसी ऑफिस बेरर भी बनाए थे, अभी उनका विस्तार हम लोग कर रहे हैं। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ठोस तैयारी कर रहे हैं और 10 लाख के लगभग हमारे पदाधिकारी ये इस 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से हो जाएंगे। हमारे चिंतन शिविर का जो फैसला था उसमें 50% हमारे 50 वर्ष की उम्र से कम के व्यक्ति होंगे, तो उसकी पालना भी हमने की है और वो लोग धरातल पे काम भी कर रहे हैं। आप देखो कि हमने जो महंगाई राहत कैंप जो शिविर लगाए हैं सरकार ने, जिसमें 10 गारंटी हमारी सरकार दे रही है, कांग्रेस की सरकार, तो उनमें सब लोग जा रहे हैं। हमने ड्यूटी लगाई है, वो लोग बाग जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जनता को कैंप तक लाते हैं, उनकी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करते हैं। और जब भी जो भाजपा की जो केंद्र की मोदी सरकार है, जब भी कोई गलत काम करती है तो उनकी नीतियों का गलत नीतियों का विरोध करना हो, चाहे
कोई भी एजिटेशन हो उसमें हम नंबर 1 जो रहते हैं, क्योंकि हम सब एकजुट हैं। और जब कार्यकर्ता, नेता, सरकार, संगठन एकजुट है तो निश्चित रूप से फिर जनता भी उसको सपोर्ट करती है और जनता का पूरा सपोर्ट है। तो मतलब राहत की जो गारंटी है वो आपके हिसाब से जीत की गारंटी बनने वाली है? देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर और आम जनता क्या इसको किस वे में लेती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जनता की सेवा करना हमारा काम है। वोट जनता जिसको देगी उसको देगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब इतना अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है और संगठन के लोग खड़े रह करके उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन वोट के लिए ही काम करे मोदी जी और अमित शाह की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम के लिए काम करना चाहिए। मन की बातें बहुत हो गई है, मोदी जी को काम की बात करनी चाहिए। 9 साल से काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं और काम की बात से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। और जनता को जब लगता है कि ये 10 मेरे पास गारंटी है तो निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। वोट की बात की आपने अभी, हनुमान बेनीवाल हो, मायावती हो, ओवैसी हो या केजरीवाल, यहाँ जो भी आता है वो कांग्रेस का वोट ही काटता है। तो आपके वोट का बिखराव ना हो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फिर आपकी? देखिए, प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी आती है, चुनाव लड़ती है, अपना मैनिफेस्टो रखती है, अपनी बात करती है, अपना विजन बताती है, पार्टी की आइडियोलॉजी बताती है। वोट जनता को देना होता है। तो ये दल पहले कोई नए नहीं आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। बसपा भी आती रही है, हनुमान बेनीवाल जी भी अपना भाग्य आजमाते रहे हैं। तो आपका, मुझे तो अभी कोई आपका यहाँ कुछ भी नहीं लगा, न कोई ओवैसी जी का लगा है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई कुछ भी आए, जनता अब समझदार है और जनता ये जानती है कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमें वोटों के 2, 4, 6 महीने में बरगला करके हमारे वोटों को खराब कर सकता है। तो ये सब राजस्थान की जनता तो मैं समझता हूँ इतनी भोली नहीं है, वो बहुत समझदार है और उसको लग रहा है अब की बार कि 2023 में हमको रिपीट करेगी। वो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, जनता का काम है वोट देना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आगे चल करके। और मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के लोग आज की तारीख में ये बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि यार हमारे में तो इतने झगड़े हैं, 8-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं और हम तो हमारा बिखराव ही नहीं रोक पा रहे हैं। अब की बार लगता है कि जो आपकी सरकार ने अच्छा काम किया और संगठन और सरकार में जो तालमेल है उससे जनता खुश है और जनता को राहत मिल रही है। तो 2023 में आप रिपीट हो रहे हो तो मैं समझता हूँ कि जनता आशीर्वाद जरूर देगी। अब हमने देखा है कि आप आरएसएस और राजेंद्र सिंह राठौड़ पर आप ज़्यादा आक्रामक रहते हैं, क्यों? नहीं, देखिए, आरएसएस पे तो हम लोग आक्रामक नहीं रहते, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और नीतियों का विरोध इसलिए करते हैं कि आरएसएस कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करता है। वो धर्म के आधार के ऊपर बांट करके और कैसे हम जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, लोगों में भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो, कैसे काम करने के बजाय आदमी धार्मिक भावना में बह करके वोट देते, ये इस तरीके की बातें करते हैं। और जब देश आज़ाद हो रहा था तब इन लोगों की जो भूमिका थी वो अच्छी भूमिका नहीं थी। तो इसलिए उनकी जो गलत नीतियां हैं उसको हम विरोध करते हैं। व्यक्ति का कोई विरोध नहीं होता। रहा सवाल राठौड़ साहब का, राठौड़ साहब, राजेंद्र जी राठौड़ साहब पार्लियामेंट्री व्यक्ति हैं, बोलने में माहिर हैं, 7 बार एमएलए जीते हैं। तो जनता ने 7 बार जिताया तो कोई न कोई तो उनमें खूबी है, उसमें तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार का बिहेव वो करते हैं, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज़्यादा रखते हैं, व्यक्तिगत अदावट ज़्यादा रखते हैं, जिसका राजनीति में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। वो हमेशा एक ही एजेंडा उनका रहता है कि वोट किसान परिवार के भी ले लो, लेकिन हमेशा किसान परिवारों के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, जिससे उनका जो मूल वोट बैंक है वो उनका स्थायी रह सके। लेकिन कथनी और करनी में जिनके फ़र्क होता है उनको जनता सब चीज़ें देखती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो जो वो 7 बार जीते हैं तो प्रजातंत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। मैं एक तरीके से उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरीके की राजनीति इन्होंने पिछले 2, 3, 4 साल से की है, ये चाहे नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए या आगे भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हों, लेकिन जो व्यक्तिगत टारगेट करके किसान के बेटे और बेटियों को अपमान करने का काम करते हैं,
वो मैं समझता हूँ कि उनकी ओछी राजनीति है, इसलिए मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, उनका व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं करता। हमसे बातचीत करने के लिए और ख़ास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। ख़ास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे और सभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया ने पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कनबा सीट पर वही वगेरी पूर्वी राजस्थान को साधने में जुटे सीएम गहलोत, धौलपुर में महंगाई राहत कैंप का लिया जायजा, बीजेपी को कैंप से हो रही है दिक्कत। जब कोई आतंकवादी